हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पर। हमने अनाउंसमेंट के माध्यम से अपने एक नए प्रोग्राम की शुरुआत के लिए आप सभी से बातचीत की थी। हम एक प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है संपूर्ण GS मेंस फॉर ऑल PSC एग्जामिनेशन। इसमें अलग अलग राज्यों में जो भी मेंस की परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक, एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर में उन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। उसकी आंसर राइटिंग कैसे करें, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उन तमाम पहलुओं पर हम लोग बातचीत करते हुए एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ये हमने अनाउंसमेंट के माध्यम से आप सभी को बताया था और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम अपने पहले एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर देखें तो ये आज से नहीं मौजूद है बल्कि हजारों वर्षों पहले से हमारे बीच मौजूद है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में देखें या पिछले कुछ दशकों में देखें तो जिस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ है, जिस तरह से बायोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है और जिस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट किया है, ये काबिले तारीफ है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव के हितों की पूर्ति करने के लिए एक नई तकनीक के रूप में विकसित तो हो ही रहा है। अभी भी इसमें और भी न जाने कितने एडवांसमेंट होने बाकी हैं। तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी, क्या इसके प्रयोग हैं, ये किस तरह से मानव के लिए लाभदायक है, क्या इसकी चैलेंजेस हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम लोग डिटेल से बातचीत करेंगे आज के अपने इस एपिसोड में। तो फटाफट जुड़ जाइए और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और यह किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन आया है। तो उत्तर प्रदेश 2019 का अगर हम PCS मेंस का पेपर देखते हैं, GS पेपर 3 देखते हैं तो उसमें एक सवाल आया था, डिस्कस द फील्ड्स इन विच द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर बीइंग डन। उन क्षेत्रों पर चर्चा करें जिनमें जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किया जा रहा है। यानी कि बायोलॉजी का इस्तेमाल किन क्षेत्रों में किया जा रहा है ये बताना था इस प्रश्न के माध्यम से। तो और भी राज्यों में इससे जोड़ करके सवाल पूछे गए हैं। अगर पिछले वर्षों के आप प्रश्न पत्रों को खंगाले मेंस के तो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। लेकिन उससे पहले आज का हमारा एपिसोड कैसे आगे बढ़ेगा, क्या इसकी रूपरेखा होगी, हम किन किन पहलुओं पर बातचीत करेंगे, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसका क्या अर्थ होता है। इसके बाद इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं या फिर इसके कौन कौन से प्रकार हैं, टाइप्स की हम बातचीत करेंगे। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है या इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, इस पर बातचीत करेंगे। इसके बाद इसके क्या अनुप्रयोग हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं या किस तरह से यह मानव के लिए लाभकारी है, इस पर चर्चा करते हुए हम लोग बातचीत करेंगे। इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और सबसे अंत में लेटेस्ट एडवांसमेंट या लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में अभी कौन कौन से रिसर्चेस जो हैं चल रही हैं, कंडक्ट हो रही हैं, या कौन कौन से ऐसे रिसर्च हैं जो कंप्लीट हो गए हैं और वो किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन तमाम विभिन्न पहलुओं पर हम लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है। तो सबसे सरल और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करिए कि जैसे इसमें देखिए दो शब्द जुड़ा है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी का मतलब अगर हम देखें तो लिविंग बींग्स का अध्ययन करना, चाहे वो पेड़ पौधे की श्रेणी में आए चाहे वो जानवरों की श्रेणी में आए, यानी कि लिविंग बींग्स के अध्ययन को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। तो जब हम इन लिविंग बींग्स के बारे में बातचीत करें कि यह जो लिविंग बींग्स है या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, जब हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसे साधारण शब्दों में हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी आज से नहीं बल्कि हमारे बीच जो है
हजारों वर्षों से मौजूद है। यह तब से मौजूद है कि जब मानव सभ्यता के अंतर्गत मानव ने रोटी बनाना सीखा था, मानव ने जब से ब्रेड बनाना सीखा, जब से किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से शराब बनाना सीखा, बियर बनाना सीखा, ठीक है, तो तब से बायोटेक्नोलॉजी हमारे बीच मौजूद है। लेकिन 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आए। 19वीं शताब्दी में देखें, जब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज हुई तो एक तरह से इसमें रैपिडली डेवलपमेंट हुआ, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी वाले जो सेक्टर हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव आने लगा। बेसिकली ये क्या करता है बायोटेक्नोलॉजी, ये यूटिलाइज करता है बायोलॉजिकल सिस्टम को। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करना या ऐसे प्रोडक्ट का विकास करना जो मानव के लिए लाभकारी है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत बायोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भाग का इस्तेमाल करके मानव के हितों की पूर्ति करने के लिए कुछ नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है, कुछ नए प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है, या उनको और भी ज्यादा एडवांस्ड या विकसित किया जाता है। यही साधारण शब्दों में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है। या इसको दूसरी तरह से हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आणविक स्तर पर यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे फंक्शन करता है, कैसे कार्य करता है, इसी को जानने की प्रक्रिया बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। और आणविक स्तर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से फंक्शन करता है, इसको जानने के लिए इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साइंस का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इनको इन्वॉल्व करते हुए तकनीक का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूलर लेवल पर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से कार्य करती है, यही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए कि ये कोई नई तकनीक नहीं है। ये जब मानव सभ्यता के विकास के क्रम में जब मानव ने ब्रेड बनाना सीखा, ब्रीविंग एंड बेकिंग ऑफ ब्रेड जब से मानव ने जाना, उसमें देखिए तो ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, जिसे हम हिंदी में खमीर कहते हैं। तो खमीर का इस्तेमाल किया जाता था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया आप जानते होंगे, ठीक है, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, यहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा शराब का निर्माण किया जा रहा है प्राचीन काल से ही, ठीक है, इसमें फर्मेंटेशन विधि का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम किण्वन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये तमाम चीजें प्राचीन काल से ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले से ही हमारे बीच मौजूद हैं। तो इसी को हम जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रख सकते हैं, या जो परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी है उसके एग्जाम्पल के रूप में हम इन सब चीज़ों को रख सकते हैं। लेकिन आधुनिक समय की बात करें, मॉडर्न एरा की बात करें, तो और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पर बायोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और इसको अलग अलग शाखाओं में विभाजित करके पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या उदाहरण हैं। इसकी बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द का जो सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया वह कैरोली एर्की के द्वारा 1919 में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 19वीं शताब्दी के दौरान बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलती है। कैसे मिलती है कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हमें पता चला, ठीक है, जो फर्मेंटेशन है या किण्वन विधि जो है उसके बारे में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से, या ये कह ले कि जो हमारी नॉलेज थी जिसके माध्यम से हम शराब बनाते थे, ठीक है, फर्मेंटेशन या किण्वन विधि का, तो इसको और भी कैसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से और भी ज़्यादा एडवांस तरीके से कैसे हम शराब का उत्पादन कर सकते हैं या औद्योगिक रूप से कैसे इसका हम उत्पादन कर सकते हैं, ये हमने 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जाना। इसके बाद जो है 20वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा
पेनिसिलिन की खोज की गई, ठीक है, और जिसका औद्योगिक रूप से उत्पादन 1940 के आसपास होने लगा। तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी एक स्टेप था बायोटेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के दौरान। तो ये कुछ रिसेंट एडवांसमेंट रही 19वीं शताब्दी के दौरान कि किस तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके अलावा अगर हम देखने की और कोशिश करें कि माइक्रोबियल प्रोसेस किस तरह से फर्मेंटेशन के अंतर्गत शराब उत्पादन में सहायक है, बियर उत्पादन में सहायक है, ठीक है। इसके अलावा मेंडल के द्वारा जो नियम दिए गए जेनेटिक्स को लेकर के, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है। यानी कि जब मेंडल के द्वारा 3 नियम दिए जाते हैं, जेनेटिक्स के ऊपर उनके द्वारा अध्ययन किया जाता है, उनके लॉ की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के एक एडवांसमेंट के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग का फील्ड आपको पता ही होगा। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो साधारण शब्दों में एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंतर्गत किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट का इस्तेमाल करके मानव हितों की पूर्ति करने के लिए किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण करना या किसी प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा विकसित करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। या मानव जो है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आणविक स्तर पर किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, इसके जानने की क्रियाविधि को ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और साइंस और विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो साधारण देखिए, हम बहुत लंबी परिभाषा में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिविल सेवक के रूप में हमें एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें उतना ही कंटेंट संक्षिप्त रूप में जानना है जिससे कि हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमें एक समय सीमा के साथ साथ शब्द सीमा के भीतर अपने प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो बहुत ही संक्षिप्त यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ पर हमने इसके अर्थ को समझ लिया। अब हम एक एक करके इसके टाइप्स को समझते हैं या इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को अगर देखें तो इसमें रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू, येलो, वायलेट एंड डार्क बायोटेक्नोलॉजी जैसे शब्द आपको सुनने में मिलते होंगे और लगातार ये न्यूज़ में भी आपको देखने को मिलते होंगे। तो बेसिकली रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें मेडिकल और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जितनी भी क्रियाविधि होती है, या कह लें कि इसमें मेडिसिन और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, वहीं वाइट और ग्रे हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन्हेंस करने की बात की जाती है। बेसिकली इसके अंतर्गत समझ लीजिए कि किसी भी एंजाइम का इस्तेमाल करके किसी भी क्रिया को तेज कर देना जिससे कि उत्पादन जो है वो कई गुना बढ़ जाए, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक हो सकता है। टाइम जो पहले ज़्यादा लगता था वो अब टाइम कम लगेगा, उत्पादन जो पहले कम हुआ करता था वो अब ज़्यादा होगा। तो ये वाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसे एग्रीकल्चर से जोड़ करके देखा जा सकता है। यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जब हम बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित तकनीकों का इस्तेमाल करके क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी क्रॉप बनाते हैं जो कि जिसके अंदर रेजिस्टेंट होता है या प्रतिरोधक क्षमता होती है। किसको लेकर के प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर होती है? जो केमिकल्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट है जो कि उसके पूरे प्लांट को खराब कर दे रहा है, उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उसके अंतर्गत डेवलप कर दी गई है। तो ये तमाम सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखी जाती हैं। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जो भी डेटा है
जो भी हमारे कह ले कि चाहे ह्यूमन से रिलेटेड या जो जीनोम है हमारा, जीनोम सीक्वेंसिंग जब हम पढ़ते हैं, जीन से संबंधित जितने डाटा हैं, यानी कि इसमें बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स और डेटा संग्रहण का सारा कार्य किया जाता है। तो इसे हम गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। वहीं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत मैरीन और एक्वेटिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मैरीन या जो समुद्री चीज़ें हमको मिलती है जो मानव के लिए लाभकारी हो सकती हैं। बहुत सारे आप देखें समुद्री से हमको बहुत सारे खाद्य पदार्थ मिलते हैं, बहुत सारे मैरीन और एक्वेटिक ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें मेडिसिनल यूज़ के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के तहत रखा जाता है। येलो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत फूड प्रोडक्शन को एनहेंस किया जाता है। खाद्य से संबंधित चीज़ों की जो भी क्रियाविधि होती है, जैसे कि चाहे शराब उद्योग में देख लें, ठीक है, शराब का प्रोडक्शन बढ़ाना हो, बियर का प्रोडक्शन बढ़ाना हो, इसके अलावा चीज़ प्रोडक्शन को देख लें, ठीक है, जो पनीर उत्पादन है, तो ये सारी चीज़ें येलो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखी जाती है। उसके अलावा वायलेट, इसमें बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ एथिक्स के बारे में हम बातचीत करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अराउंड जो भी लॉज हैं उन पर हम बातचीत करते हैं, ठीक है, एथिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर बातचीत करते हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस ऑफ एथिकल कंसिडरेशन जो है ये बेसिकली वायलेट बायोटेक्नोलॉजी के तहत रखा जाता है। और डार्क के अंतर्गत अगर देख ले तो वारफेयर से संबंधित, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं वो उसे हम डार्क बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखते थे। इसमें बेसिकली देखिए कि किसी भी देश के द्वारा किसी अन्य देश पर या किसी एक क्षेत्र के द्वारा किसी दूसरे क्षेत्र पर, ठीक है, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न कर दी जाती हैं, जिससे कि लार्ज स्केल पर लोगों की मृत्यु भी होती है। तो उसको हम डार्क बायोटेक्नोलॉजी के तहत पढ़ते हैं। तो ये बातें हो गई बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार की या बायोटेक्नोलॉजी की शाखाएं भी हम इनको कह सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गई। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस। बेसिकली इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो मेडिसिनल पर्पस से है, मेडिसिनल पर्पस से। इसके अलावा एग्रीकल्चरल पर्पस से, इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो नॉन फूड से रिलेटेड यूजेस हैं, नॉन फूड यूजेस। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जैसे कि जो भी बायोफ्यूल्स आते हैं, ठीक है, इसके अलावा बायोफ्यूल्स के अलावा बायोप्लास्टिक्स हैं। बायोप्लास्टिक्स के अंतर्गत देखिए अभी हाल ही में एक कुछ रिसर्चर्स के द्वारा जो है एक प्लांट बेस्ड जो है पॉलीमर बनाया गया है। ये पॉलीमर करता क्या है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में माइक्रोप्लास्टिक है, जिसके मेजरमेंट की अगर बात करें तो जनरली 5 मिलीमीटर या 0.2 इंचेस से कम होता है डायामीटर, जो कि कमर्शियल डेवलपमेंट के दौरान हमारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और लगातार बने रहते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो ये कह ले कि प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए बहुत जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने में ये जो प्लांट बेस्ड पॉलीमर बनाया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो नॉन फूड यूजेस के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो बायोप्लास्टिक का है, एक तरह से जो भी यहाँ पर जैसे माइक्रोप्लास्टिक का एक एग्जाम्पल दिया, तो इसको किस तरह से ख़त्म करना है, ये तमाम सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट भी एक ऐसा फील्ड है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके मानव सभ्यता के विकास में योगदान दिया जा सकता है। मानव सभ्यता का मतलब ये है कि जो आजकल हमारा जिस तरह से देखें कि जो इन्वायरमेंट पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के वैश्विक स्तर पर बातचीत हो रही है, तो अगर इसी तरह से क्लाइमेट बदलता रहा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इसी तरह से बढ़ती रही, तो कहीं ना कहीं जो मानव सभ्यता है वो खतरे में आ सकती है। इसलिए यहाँ पर मैंने मानव सभ्यता शब्द का इस्तेमाल किया। तो बेसिकली अब मेडिसिनल के अंतर्गत देखें तो मेडिसिन वाले जो फील्ड में यहां पर अगर देखें तो वैक्सीन और एंटीबॉडीज का
निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंसुलिन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिनल पर्पज में देखें तो कैंसर के ट्रीटमेंट में, HIV को पता लगाने में जो एलाइजा है, एलाइजा एक तकनीक होती है जिसे हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे कहते हैं। इसके माध्यम से डिटेक्ट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव है कि नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों का जो हम देख सकते हैं कि मेडिसिनल यूज़ किया जाता है, जीन सीक्वेंसिंग की जाती है। ठीक, इसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें कि हम जो डिजायर्ड हमारा जीन होता है, अगर हम किसी क्रॉप में कह ले, या अभी आजकल आप लोग देख रहे हो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ गई हैं, तो वो तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी आने लगे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर हम किसी डिजीज, मान लीजिए कि एक हेरिडिटरी डिजीज है किसी व्यक्ति में, तो जो उसकी आने वाली संतान है उसमें उस तरह की बीमारी ना हो, तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके, जो कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, तो उसके आने वाली संतान में उस हेरिडिटरी डिजीज को रोका जा सकता है। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी अपने आप में एक अलग तकनीक है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। अब आते हैं एग्रीकल्चर वाले सेक्टर पर। एग्रीकल्चर वाले सेक्टर पर बहुत सारे, देखिए कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमें खाद्यान्नों की लेकर के चिंता भी हमारी बढ़ती चली जा रही है। यानी कि जो खाद्यान्न की उपलब्धता है, फूड सिक्योरिटी है, उसको इंश्योर करना हर कंट्री के गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें बढ़ रही है, तो हमारा जो लैंड साइज है जहां पर हम खेती करते हैं वो छोटा होता चला जा रहा है। तो हमें एक लिमिटेड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो हमें ऐसी क्रॉप्स की आवश्यकता होगी जो कि ज़्यादा ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर सकें। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी फसल की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जा सकता है। न केवल उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि उसकी जो क्वालिटी का लेवल है उसको भी इन्हेंस किया जा सकता है। उसमें मिनरल जो होते हैं उनको इन्हेंस किया जा सकता है, उनमें विटामिन्स जो होते हैं उनको इन्हेंस किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट जो है तरीके हैं जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एग्रीकल्चर के वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान बायोटेक्नोलॉजी अपना दे रहा है, यानी कि उत्पादन को बढ़ा रहा है। ऐसे क्रॉप्स को हमारे सामने लेकर के आ रहा है जिनमें विटामिन्स पहले से ज़्यादा है, जिनमें पोषक तत्वों की जो बात करें वो पहले से कहीं ज़्यादा पोषक तत्व मौजूद हैं। इसके अलावा ऐसी क्रॉप्स इसके माध्यम से बना ली गई हैं जो कि कई सारी इंसेक्ट्स के लिए, कई सारे बैक्टीरिया के लिए, कई सारे कीट पतंगों के लिए रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधक क्षमता है उनके अंतर्गत। अब यहाँ पर मैंने आपको बायोफ्यूल्स का एग्जाम्पल तो दे ही दिया कि जो नॉन यूज़ है इसके अंतर्गत हम किस चीज़ को रख सकते हैं, तो इसमें बेसिकली यही है। इसके अलावा देखिए कि मेडिसिन में हमने बातचीत की थी, अल्फा एक हर्बिसाइड है, उसको भी बनाया गया है इसके माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसके अलावा इन्वायरमेंट वाले में अगर हम आकर के देखें तो इन्वायरमेंट में हमने बताया कि बेसिकली किस तरह से, खासकर देखिए इन्वायरमेंट को लेकर के इस तरह से कि ये डेजर्ट जो रेगिस्तान वाले एरिया हैं या एरिड एरियाज जो हैं, तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे सीड्स या कुछ ऐसे क्रॉप्स का डेवलपमेंट किया जाए कि जो ये डेजर्ट एरियाज में या एरिड एरियाज में जो वहाँ का तापमान है उनको बियर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सके। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक खेती है उसको भी बढ़ाया जा सके। तो इन्वायरमेंट में भी इसका अपना महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस रहे। अब चुनौतियों की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितने भी प्रयोग कंडक्ट कराए जाते हैं या प्रयोग कंडक्ट किए जाते हैं उसके लिए उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं की जरूरत होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पर हमारे सामने चैलेंजेस हैं। इसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहां पर एक्सपेंसिव केमिकल्स की समस्या हमारे सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर या हाई क्वालिटी लेबोरेटरीज, इनकी समस्याएं हैं। जो भी साइंटिस्ट या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लो वेज है, लो वेजेस की समस्या है।
इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पर अगर देखें कि जो भी केमिकल्स, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, कुछ ऐसे रसायन होते हैं कि जिनका रखरखाव जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किया जाता है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक जगह से दूसरे स्थान पर उनको ले जाना है, पहुंचाना है, तो ये भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हम बात करें, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें देखने को हमें मिलती है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं। इसके अलावा देखें तो पुअर क्वालिटी ऑफ रिसर्च, जो कि रिसर्च किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत उम्दा नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। ये भी कई बार सामने आया है। इसके अलावा टाइम टेकिंग है, यानी कि एक रिसर्च को कंप्लीट होना और उस रिसर्च को, उसका जो भी रिजल्ट है मानव तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा एक लंबा अरसा लग जाता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस भी काफ़ी धीमी है। लैक ऑफ डिसिप्लिन एक समस्या है। ठीक है, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन वर्क। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन कैसा डॉक्यूमेंटेशन, भाई आपने कोई रिसर्च कंडक्ट करा ली और वो सक्सेसफुली है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा की गई रिसर्च का लाभ ना ले सके। मतलब लाभ इन द सेंस इस तरह से लेके कि इसको चुरा करके वो अपने नाम ना करा ले, यानी कि उसके कॉपीराइट इशू के का समस्या हमें यहाँ मिलता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी है प्रक्रिया है, तो ये भी एक समस्या आती है। तो ये कुछ इसके सामने महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं जिन पर काम करना अभी बाकी है। और बहुत सारे एरियाज में भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बातचीत इस पे की जा रही है और इस पे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स भी हमें देखने को मिले। इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पर देखें, जो केमिकल्स की बात करें तो ऐसे केमिकल्स को भी बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं कि जो यहाँ पर इसका रिसर्च है उसकी कीमतों में कमी लाई जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चैलेंजेस थे। अब बात कर लेते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट या लेटेस्ट एडवांसमेंट क्या। देखिए, जब भी आप अपने आंसर को लिखें तो करंट का एग्जाम्पल जरूर दें, यानी कि हाल फिलहाल में उस सेगमेंट में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें आई हैं। जब तक आप इसको शामिल नहीं करेंगे तो प्रश्न का उत्तर जब आप लिखेंगे नंबर तो मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपकी रैंक को सुधारना है, आपको अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। ठीक, आपको अपने कंपटीटर से ज़्यादा मार्क्स ले आने हैं। तो यही वो तरीके हैं कि आप कहीं जहाँ आप थोड़ा सा एडवांसमेंट ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए बायोटेक से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या रिसेंट एडवांसमेंट चल रही है या क्या ऐसी कोई रिसेंट एडवांसमेंट हो चुकी है, तो इसको जब आप सप्लीमेंट कर देंगे अपने आंसर में तो निश्चित तौर पर 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। तो इसके लिए देखें तो अभी देखें रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स फ्रॉम काउस, काउस के जो फॉलिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है उसको निकाल करके काउस में मिल्क प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए ये अभी एक रिसर्च कंडक्ट कराई गई है। तो ये हाल फिलहाल में खबर रही है। रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स विथ सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करने से संबंधित रिसर्च के ऊपर खबरें हैं। न्यू मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए नए मेथड्स जो है मार्केट में आ चुके हैं। यानी कि किस तरह से एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में जीन्स को कंट्रोल किया जाएगा, उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाएगा, इस पर जो है नई टेक्नोलॉजी जो है, नए मेथड्स जो है खोज लिए गए हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फाइबर क्रॉप्स टू मेक वाटर प्रूफ मटेरियल्स, ठीक है, तो ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आज गई हैं जिनके माध्यम से वाटर प्रूफ मटेरियल बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल प्लांट जीन मॉडिफिकेशन फॉर मोर एफिशिएंट ग्रोथ, तो ये कुछ हाल फिलहाल की नई खबरें हैं बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के जिनके ऊपर काम किया जा रहा है और इनमें से बहुत सारे चीज़ों पर काम हो भी चुका है और वो मार्केट में मानव के लिए आ भी चुकी हैं। यानी कि इन मेथड्स का इस्तेमाल अब मानव के द्वारा मानव के हितों की पूर्ति के लिए किया जाने लगा है। तो कैसा लगा आज का एपिसोड जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये हमारा प्रोग्राम जो है आपके लिए ही है और ऐसे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे कि एक टॉपिक को एक एपिसोड में कवर कर दिया जाए कि जिससे जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो
तो सारी की सारी चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में है और किस तरह से किस सीक्वेंस में आपको आंसर लिखना है ये सारी चीज़ें आपको पता हो, हमारी यही कोशिश है इस एपिसोड के माध्यम से। तो बने रहिए स्टडी IQ PCS के साथ, संपूर्ण GS मेंस फॉर ऑल PCS एग्जामिनेशन प्रोग्राम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।